मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, परंतु कई बार घर की भावनाएं जो होती ना, मेरे पिताजी, मैं जैसे मैंने कहा, बहुत विशुद्ध रूप से किसान थे। उनका बड़ा मन था कि मेरा लड़का नौकरी लगी तो ये नौकरी करे, लेकिन राजनीति का कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि लोगों की मदद कैसे हो, इस पर जरूर इंटरेस्ट था। और उनकी मदद करने के साथ साथ आप, देयर इज नो लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं उसकी। लाखों आदमी की, करोड़ों रुपए की मदद करो, जिसके लिए कहीं आपको जाना नहीं, सिर्फ अपनी कलम चलाना है। ऐसी जगह आपको बिठाया है, तो आपको लोगों की मदद करना है, इसके लिए आपको बिठाया। कलेक्टर या एसपी या जिसको भी दिशा निर्देश देना है, पूरे दिशा निर्देश बराबर जारी होते रहते, बोलते रहते, बातचीत करते रहते। कोई भी बात होती तो कलेक्टर एसपी रिपोर्टिंग भी बराबर करते। मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ। उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर है जी, और अब हम उस रास्ते पर पहुंच गए हैं जहां से निराश्रित गौवंश आपको कुछ आने वाले समय सड़क पर नहीं दिखेगा। सीआईएस मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी, और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री लखन पटेल जी, जिनके पास पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी है। तो चलिए सीधे चलते हैं मंत्री जी के पास और उनसे जानेंगे कि कैसा उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा, उनके विभागों को लेकर क्या कुछ नए नवाचार हुए हैं, सब चीजें जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सबसे बड़ी बात ये कि आप एक बैडमिंटन प्लेयर रहे, उसके बाद आपने लगभग 20 साल बैंक में जॉब की, फिर अचानक से राजनीति में आ जाते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी एकदम से कि क्या कुछ देखा आपने माहौल कि अब राजनीति में जाना सही रहेगा, ये नौकरियां बहुत हो गई हैं? पूरा आपका ये सफर कैसा रहा? देखिए, मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना जीवन मैंने जिया या जितने तरीके से जिया, ऐसा जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मेरे पिताजी विशुद्ध रूप से किसान थे और हम लोग भी उसी परिवार से, मतलब खेती करते रहे। लेकिन हमारे पिताजी का हमेशा कहना रहता था कि बेटा, सब पढ़ना लिखना सबको। मेरे बड़े भाई भी एमए ज्योग्राफी से बहुत पहले, मतलब 71-72 में किया था, तो पढ़ने का हमारे यहाँ माहौल था जी। तो मैंने एमएससी एग्रीकल्चर जेएनके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से किया। मैं कंबाइंड यूनिवर्सिटी खेला, फिर स्टेट बैंक में आए तो स्टेट का चैंपियन भी रहा मैं। बैडमिंटन के साथ साथ में हॉकी भी मैं काफ़ी खेला हूँ। स्पोर्ट्स में अच्छी खासी रुचि थी? काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। और एक समय तो कॉलेज के समय में ऐसा रहता था कि मतलब पूरे दिन भर में अगर 24 घंटे का लगा तो 6 घंटे 7 घंटे हमारा खेलने में निकल जाता। और वो समय एक अलग था, ना स्टेमिना की कमी होती थी, ना हाँ बिल्कुल, एक जो दौर रहता है, अलग एनर्जी होती थी। तो वो भी बहुत अच्छा समय था, क्योंकि कॉलेज का जीवन एक ऐसा जीवन है जो कभी दोबारा लौट के नहीं आता। बिल्कुल। परंतु दोनों ही चीज़ों से बराबर रहती हैं कि अगर ज़्यादा मस्ती कर ली तो पूरे जीवन भर तरस रहना पड़ेगा, और अगर मस्ती नहीं की तो भी पूरे जीवन भर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनने दोनों काम किए, मस्ती भी की और अपने पढ़ाई पे भी फोकस किया। बैडमिंटन खेलते रहे और कॉलेज से निकल ही नहीं पाए। एमएससी का प्रीवियस का, मतलब फाइनल का, हमने जब हमारा वाइवोसी हुआ, उसके साथ ही मैं एसआरए सीनियर रिसर्च एसोसिएट होता, तो वो मेरा उसमें भी हो गया था। स्टेट उस समय पे एक दौर था एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का, 76 से लेकर के 77 से लेकर के और 86-87 तक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की इतनी डिमांड थी। टोटल 5 कॉलेज थे जी, तो 6, मतलब रायपुर को मिला के 6 कॉलेज थे। तो हर जगह सीट्स मिला के कुल 500, 400, 450, 500 लड़के निकलते थे। 60 सीट सारे कॉलेज में थी। जबलपुर वर्जेस में 100 सीट थी। उस समय एक दौर आया जब ये बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये तय किया कि एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की जरूरत पड़ने लगी, तो सारे बैंकों ने डिमांड निकाली। हालत ये होती थी कि 100 पोस्ट निकलती थी
तो 40 लोग अप्लाई करते थे, उसमें से 20 ऑलरेडी जॉब में रहते थे। तो उस समय मतलब एकदम कोई आदमी, इतनी रुचि नहीं थी या इतना उसके कोई लिए लड़का ऐसा नहीं था एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जिसके पास नौकरी ना हो। नौकरी। तो मेरे तो उस समय पे 4-5 जगह 6 जगह स्टेट बैंक में तो काम ही किया, बैंक ऑफ इंडिया में और सेंट्रल बैंक में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, सब जगह के अपॉइंटमेंट आके और एक आध जगह ज्वाइन किया, छोड़ दिया। उस समय स्टेट बैंक की सैलरी सबसे अच्छी हुआ करती थी, तो स्टेट बैंक की एक इमेज अलग होती थी। तो सबने सलाह दी कि नहीं स्टेट बैंक में चले जा। हालांकि मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा मन बिल्कुल नहीं। एक सवाल बीच में कि मतलब ये रुचि कैसे रही कि राजनीति के तरफ भी रुख करना है, इधर अपना जॉब भी अपने को करना है। 20 साल आपने नौकरी की है। बिल्कुल। एक बड़ा समय होता है ये, बहुत समय। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, परंतु कई बार घर की भावनाएं जो होती ना, मेरे पिताजी, मैं जैसे मैंने कहा बहुत विशुद्ध रूप से किसान थे, उनका बड़ा मन था कि मेरा लड़का नौकरी लगी तो ये नौकरी करे। हम 2 भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई भी माइसम सीमेंट फैक्ट्री जो आजकल उस समय डायमंड थी उसमें भी वो सुपरवाइजर थे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्स सुपरवाइजर थे, सेल्स ऑफिसर होते थे जो सेल्स का पूरा वो थे। उनने भी छोड़ दिया, वो भी जनपद अध्यक्ष थे, तो उनने भी छोड़ दिया। तो मैं स्टेट बैंक में उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते, कुछ दिन करके देखते हैं। कई बार आदमी जो सेफर साइड में जाके फंस जाता, तो चलो यार अब ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, चलते रहे। लेकिन राजनीति का कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि लोगों की मदद कैसे हो, इस पर जरूर इंटरेस्ट था। और मैं फिर भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस समय अपने एक हमारे ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, पहले ब्रांच मैनेजर मिस्टर NT सप्रे, उनका मैं आज नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने एक बात कही मुझसे जिसने मेरे जीवन में बहुत मदद की। इस बिंदु ने उन्होंने एक बात कही मुझसे, मुझे बुलाया जब मैं वहाँ छतरपुर मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा मिस्टर पटेल तुम जानते हो तुमको बैंक ने कहाँ बिठाया है? मैंने कहा सर काम करने के लिए बिठाया। बोले नहीं, अब गलत ठीक हो, आपको ऐसी जगह बिठाया है जहाँ पर आप लाखों लोगों की मदद कर सकते हो, और उनकी मदद करने के साथ साथ आप देयर इज नो लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं उसकी, लाखों आदमी की करोड़ों रुपए की मदद कर, जिसके लिए कहीं आपको जाना नहीं, सिर्फ अपनी कलम चलाना है। ऐसी जगह आपको बिठाया है, तो आपको लोगों की मदद करना है, इसके लिए आपको बिठाया। आप बहुत ज्यादा चिंता नहीं करो, बस काम करो, जो सही आदमी या किसान आए उसको मदद करना है और उसको। तो क्या आप लोन वगैरह देते थे? मैं एग्रीकल्चर उसमें था, एग्रीकल्चर ऑफिसर था। उसमें आपका काम बेसिकली क्या रहता था? किसानों का कुएं, मोटर, पंप, ट्रैक्टर, उनकी भूमि सुधार के लिए कुआं मरम्मत का काम। यही सबसे बड़ी उनकी जरूरत थी उस दौर पे किसान की। सबसे ज्यादा उस समय ये हालत थी कि किसान के पास पैसा नहीं होता था। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने भाषणों में भी कई बार कहा है और अभी भी आपको भी कहना चाहता हूं, उस समय 5,000 रुपए की लोन तो बहुत बड़ा होता था, मतलब 2,000 रुपए की पाइपलाइन के लिए भी लोग चक्कर लगाते थे। चक्कर मतलब टाइम लगता था बैंक को, क्योंकि बहुत काम था एक एक आदमी के पास। अब आप सोच सकते हो कि हम लोग एक साल में 200 बेल्स कुएं खुदवाते थे। अब 200 कुएं का निरीक्षण करना है, उसको बार बार इंस्टॉलमेंट देना, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो पहले इतनी तकनीकें भी नहीं थी, बहुत सारी चीजें। रहट से छतरपुर जैसे रहट चलती थी, मोटर थी नहीं। फिर धीरे धीरे डीजल पंप आए, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मोटर आई, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। तो उस समय पे हम लोग देखते थे कि किसान को बहुत होती थी, जरूरत होती थी और पैसा होता नहीं था। और ऐसा नहीं कि उस समय से जमीनें अभी बढ़ गई हैं, लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसमें किसान की आय बढ़ाने में, किसान की अगर कहें कि रहने का ढंग बदलने में, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक से फाइनेंस है। अब अगर ये बात मैं कहूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी सरकार आने से पहले अगर यही 20,000 करोड़ रुपया फाइनेंस होता तो उसको कितना इंटरेस्ट लगता? 12%, 15%, और डिफॉल्टर हो गया तो 18%, और LDV से डिफॉल्टर हो गया तो 21%। अब आप जरा सोचिए कि 12% यदि किसी को इंटरेस्ट लग रहा है, और अगर उस 20,000 करोड़ का हम 12% से इंटरेस्ट लगाएं तो कितना,
2400 करोड़ रुपए हो। अब सोचिए 2400 करोड़ रुपया वो किसानों के जेब में गया क्योंकि उसको लगा नहीं। मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मैंने 3 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है, तो 36 हजार रुपए मेरा बच गया। तो वो 36 हजार रुपए कहीं तो काम आया बच्चों को पढ़ाने। अब बच्चों की आज के समय देख रहे हो आप, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, वो भी सरकार कर रही है, बुक्स भी दे रही है, बाकी साइकिल भी दे रही है, बाकी चीजें भी सब दे रही। तो कुल मिला के हम कहें कि धीरे धीरे इन सब चीजों ने किसान की मतलब कहना चाहिए कि स्थिति को थोड़ा सा बदलने में बदला है। बहुत बड़ा रोल है। पहले से बहुत सारी चीजें अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे किसान की आय में भी परिवर्तन हुआ और उसके रहन सहन ढंग में भी परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ा अगर काम हुआ है तो सिंचाई के मामले में। मैं ये मतलब अभी मैं आपको एक बात बताऊं, सिंचाई को लेके भी हम बात करेंगे। हम पहले बात कर रहे थे कि आपका ये सफर कैसे हुआ, बस आपने वो चीज बताई। पहले आप ये बताइए कि एकदम से आप एक बैंक कर्मी या एक प्लेयर कैसे मानसिकता बदली, कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ हो जिससे आपको लगा हो। लाइन से थोड़ा अलग हो गए जी। मैं जो बता रहा था सप्रे जी की बात, तो उस बात ने मुझे बहुत वो किया कि आप लोगों की मदद करते हो। धीरे धीरे उसमें मजा आने लग गया, क्या लोगों की मदद करते कितना अच्छा लगता। उनको बिठा के चाय पिलाना, उनके साथ अच्छे से बात करना, और किसान के साथ आप बिठा के बात अच्छे से कर लो। अब तो खैर बहुत समय बदल गया, उस समय तो उसको बैठने का कुर्सी ऑफर कर दो बैंक में तो बड़ा यार ऐसा बहुत अच्छा, और उसको सम्मान के साथ आप कर दो तो और अच्छा लगता। और धीरे धीरे वो चीज़ हमें इतना इन्वॉल्व कर लिया उसने अपने आप में कि लगने लगा। और मैं सच बताऊँ आपको, मुझे लगता था कि यार अभी ये काम तो हम कर रहे हैं, अच्छा काम है, लोगों की बहुत मदद की, लोगों के मतलब यहाँ तक कि मैं कहूँ कि कई लोगों की तो शादी ब्याह में भी मैंने मदद की, और बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड आ गया। तो जो किसानों के बैंक जो साहूकारों के कर्जे थे वो हम लोगों ने चुकाने का काम किया, क्योंकि सारी बही उस समय पे किसानों की साहूकारों के पास होती थी। तो मैं मतलब अटल जी ने योजना निकाली किसान क्रेडिट कार्ड, उससे हुआ ये कि किसान क्रेडिट कार्ड बनने से किसानों को धीरे धीरे साहूकारों से उनका थोड़ा मुक्ति पूरी तरह से मिल गई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका किसान क्रेडिट कार्ड का 7% और उनका 2 रुपए सैकड़ा 3 रुपए सैकड़ा ने 24%, 36%। तो वो तो किसान कभी चुका ही नहीं पाते, वो नहीं चुका पाते। तो वो होने से धीरे धीरे वो बाहर आया और मुझे उसमें अच्छा लगने लगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानी जयंत मलैया जी, हम लोग 80 के पहले से साथ में जी, और हम लोग कुछ लोग थे जो साथ में काम करते थे। उस समय मैं बैंक में था, लेकिन उनके साथ घूमना फिरना, क्षेत्र में जाना, मिलना जुलना, और वो जब पढ़ लिख के वहाँ से बाहर से आए, उद्योगपति थे, उनकी फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन उनको इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। तो हम सब ऐसे कुछ लोग थे जो मिलकर काम, एक ग्रुप आपका ऐसा था कि जो काम करते समय मिल रहा है तो चलिए चलो इस गांव को चलते हैं। मैं तो घूमता ही रहता था गांव में, तो उनको भी ले जाते थे, चलो इस गांव चलते हैं, आज यहाँ शादी है, ये विवाह है, मतलब सामाजिक समीकरण भी उनको बताइए क्या होता है, कुर्मी समाज क्या होती है, लोधी समाज क्या होती है, कुशवाहा क्या होती है, मतलब वगैरह वगैरह, गाँव का कल्चर वगैरह। तो हम लोग उनके साथ खूब घूमे और खूब गाँव में गए। तो उनके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग हो गई, ऐसे एक संपर्क हो गया कि पॉलिटिक्स में भी जाना आना हो गया, और बैंक में तो काम करते ही थे। अच्छा, बैंक से जुड़े सारे गांव के लोग, वो उनसे जुड़े हुए लोग, बिल्कुल, तो उनको किसानों की जरूरत, किसान को मेरी जरूरत, मैं उनका साथ, तो एक ऐसा सर्कल, एक आपस में एक रिलेशन बन गया कि हर रोज किसी ना किसी से मिलना जुलना। समझ ही नहीं आया, हम तो ये करते करते कि नहीं यार अच्छा काम है, करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। और धीरे धीरे करते करते इतना अच्छा हो गया कि लोग मुझे सोचने लगे नहीं आप आ जाओ, राजनीति में आओ। तो 2000 में मेरी श्रीमती जी को जनपद अध्यक्ष बनाया जी, निर्विरोध। पहले आपने प्रयोग किया एक कि नहीं, पहले प्रयोग मैंने नहीं किया, पार्टी ने प्रयोग किया। अच्छा, पार्टी ने प्रयोग किया। हाँ, एक प्रयोग करके देखा कि पहले एक जनपद स्तर से प्रयास करके देखते हैं हम लोग। तो मुझे याद है कि मैं तो था नहीं उस समय, हमारे मित्र हेमंत छावड़ा जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनने फॉर्म ही भरवा दिया। मैं तो था ही नहीं हूँ, आपको जानकारी भी नहीं थी? नहीं, मुझे जानकारी, बोले वो तुम्हारा जनपद सदस्य का फॉर्म भरवा रहे हो, करना है। और थैंक टू गॉड कि 10-12 लोगों ने फॉर्म भरे, सबने फॉर्म निकाल लिया, निर्विरोध जनपद सदस्य बना दिया, और जनपद अध्यक्ष भी निर्विरोध बना दिया। 5 साल अच्छे जनपद अध्यक्ष का। आपका वो बैंक रिलेशन काम में आया? बिल्कुल काम आया, और वो एक दूसरे के बहुत पूरक थे। हाँ। और उसके बाद जैसे ही 2005 में टेन्योर खत्म हुआ, मैं उस समय रिजाइन कर चुका था। 2001 में मैंने बैंक छोड़ दी थी,
इस वजह से नहीं कि मेरी श्रीमती जनपद है, लगता था यार अब और काम करने की जरूरत है अभी। हाँ, थोड़ा सा लोगों के बीच में ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा समय देंगे और रास्ते दिखाने की जरूरत है, जिससे कि जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सामाजिक सुधार हो, जो कुरीतियां हैं वो ठीक हो, लोगों को एक अपना आदमी जैसा जिसको अपना आदमी समझते हैं वो लोगों को रास्ता दिखाएं। बिल्कुल। तो लगता था कि यहाँ पर भी मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन वहां जाके और काम किया जा सकता है। तो फिर लगा यार अपने को अब रास्ता बदलना चाहिए। और मैं माननीय मलैया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता भी दिखाया, और रास्ता दिखाने था वो मेरे निश्चित रूप से मेरे नेता तो हैं ही, साथ में रोल मॉडल भी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी। एक चुनाव आप हारे भी बीच में। हाँ, मैं चुनाव हार गया था बीच में, परिस्थितियों बस जन्य चुनाव हार गया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिससे कि माननीय हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, जिससे करीब 8-9 हज़ार वोट उनको मिल गई, और वो एक बीच में फायदा एक अलग पार्टी को मिल गया। हाँ, वो तो चलिए, राजनीति का ऐसा है, ये सब चलता है, ये चीजें चलती रहती हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला वो और अच्छा होगा। अच्छा, भगवान ने अब क्योंकि आपके पास का कर दिया। अच्छा, अब आपको एक विभाग दिया है, और ये आपका, मुझे लगता है जिस तरह से आपने बातें बताई, कृषि से जुड़ा हुआ, लोगों से, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। आपके आने के बाद अब 1-1.25 साल आपको हो चुका है। बिल्कुल। क्या कुछ नए नवाचार विभाग ने किए हैं? क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, हमारे प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या है निराश्रित गौवंश, जो सड़कों पर है जी। और वो एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। चैलेंज इसलिए है कि हम सड़कों पर देखते हैं तो अभी तो ठीक है, गर्मी के दिन में तो कम होता है, लेकिन बरसात के दिनों में सारी गौ माता गौवंश पूरा सड़क पर होता है। दुर्घटनाएं होती, कई बार लोगों की भी जान चली जाती है, गौ माता भी घायल हो जाती है, वो भी कई बार मृत्यु काल कबलित हो जाती है। तो ये बड़ा चैलेंज है, और मैंने इस चैलेंज को लिया। जिस दिन से बना उस दिन से मैं इस पर विचार कर रहा। मैंने ओपन ऑफर लोगों को दिया कि किसी के पास भी सुझाव हो तो लेकर के आए, मैं उसको समझ के करूँगा। धीरे धीरे रास्ता नहीं मिला, और अब हम उस रास्ते पर पहुंच गए हैं जहां से निराश्रित गौवंश आपको कुछ आने वाले समय सड़क पर नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या ये रही है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे ये विभाग भी दिया, और मुझे इतनी छूट मतलब कि आपको काम करने की फ्री हुआ, बताओ, योजना बताओ, उसको क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ तालमेल बढ़िया है? नहीं, सभी के साथ, मेरे साथ तो तालमेल बहुत अच्छा है ही, सबके साथ उनका अच्छा व्यवहार। सबके साथ एक जो मुखिया होता है, मुखिया मुखसा चाहिए, वो जो बुंदेलखंडी ये कहावत है, वैसा मतलब वो सबके साथ व्यवहार करते हैं, सबकी सुनते भी हैं, और जैसा अपन विभाग के बारे में उनको बताते हैं तो उसको निश्चित रूप से क्रियान्वयन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भोपाल में GIS का आयोजन भी कराया CM ने। किस तरह से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी इसकी तैयारियां की गई थी बड़े स्तर पर, और मुख्यमंत्री ने बहुत ज़्यादा इसको लेकर प्रयास किए थे, विदेशों के भी दौरे किए, प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर उन्होंने इन समिट किए, व्यापारियों को आकर्षित किया, निवेशकों को आकर्षित किया। क्या लगता है कितना इससे फ़ायदा होने वाला है, या आने वाले समय में इसका लाभ 2 साल में, 3 साल में मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है, क्योंकि पहली बार 30 लाख करोड़ से अधिक के MOU हुए। मैं मानता हूं इस बात को कि 100% एम्प्लॉय वो नहीं है, अपना एग्जीक्यूशन नहीं होता, लेकिन अभी जैसे बहुत सारे अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे आ गए, वो पाइपलाइन में आ गई चीज़ें जो बहुत जल्दी धरातल पर आ जाएंगी। और इतना बड़ा आयोजन इससे पहले मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ। इतने देशों से लोग, उस दिन 39 चार्टर्ड प्लेन यहाँ थे अपने, बिल्कुल अलग अलग देशों से, अपने देश से भी, सब अलग अलग जगह से लोग आए। और जैसा आपने देखा कि इनॉग्रेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी और समापन के दिन हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए, तो उससे लगता है कि ये कितना बड़ा काम था। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत प्लानिंग के तहत बहुत 1 by 1 स्टेप ने मेहनत की और योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम किया। और निश्चित रूप से ये GIS मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेगी। एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही लोगों को, इसके साथ साथ हमारा एक अलग नाम होगा। देखिए, मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल।
और यहाँ से सारी चीज़ें पूरे देश को जा सकती हैं। जो ट्रांसपोर्टिंग का मामला जो होता है कि जब मान लीजिए बम्बई में कोई बना रहा है, बम्बई से मान लो उसको कश्मीर कोई चीज़ भेजना है तो उसको ट्रांसपोर्टिंग में कितना पैसा लगेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह कहीं भी जाएगा तो बिल्कुल, लॉजिस्टिक हब जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस हिसाब से बहुत अनुकूल माहौल है। हम पूरी दुनिया में कहीं भी चीजें भेज सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है, हमारे पास सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध है, जिससे कि लोग आ भी रहे हैं और जो जिनने एमओयू किए हैं वो आएंगे भी और करेंगे भी। और आपको जैसे नेशनल गवर्नेंस की बात कर रहा था, आप देखना आने अभी इसी साल हम कुछ नहीं तो 5-6 जगह हम शुरू करेंगे। अगली साल तक लगभग आधे से प्रदेश से अधिक जगह में हम इसको करेंगे। अच्छा, सीएम को लेकर बात करें तो सीएम गौवंश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी गौपालकों को लेकर भी वो लगातार कहते हैं, किसानों को 5 रुपए जो दूध उत्पादक हैं उनको अतिरिक्त बोनस देने की बात कह रहे हैं। क्या इस तरह के नवाचार से कुछ फायदा होने वाला है? फायदा होगा, कितना लाभ इससे होगा? बिल्कुल, इससे बहुत लाभ होगा। जैसे हमारा अभी लक्ष्य है कि हमारा अभी 9% पूरे इंडिया 9% हमारे पास दूध है, हम उसको 20% तक ले जाने की बात कर रहे हैं कि हम 20% ले जाएंगे उसको। हमारा जो सांची है वो अभी लगभग 10,000 गाँव में काम कर रहा है, हम उसको 20,000 गाँव तक ले जाएंगे, 20,000 पंचायतों तक ले जाएंगे। और हमारा अभी 10 लाख 11 लाख लीटर दूध पर डे होता है, उसको हम 20 लाख से अधिक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, आज के समय में अगर हम देखें इस बात को कि किसान की आय अगर हमें बढ़ाना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है, किसान की आय दुगनी करना, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में आज हम बिल्कुल मैक्सिमम पे हैं। प्रोडक्शन जो हमारा आ रहा है, चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे कोई भी फसल हो, हम अधिकतम पे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिंचाई के साधन बहुत हो गए, हमारे पास और चीज़ें हो गई, तो किसान उत्पादन भी भरपूर ले रहा। अब हमें अगर और आय बढ़ाना है तो आप मान के चलिए कि हमारे पास दुग्ध उत्पादन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि उससे हम बिल्कुल, और ये डेली बेसिस आए। सबसे अच्छा लाभ इसमें ये है कि ये कैश हाँ, आपको रोज जिस तरह से व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, रोज उनको आमदनी हो रही है, वो आमदनी से आपके रोज के जो खर्चे मेंटेन होंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं कि एक यूनिट 25 गाय या 25 भैंस की होगी, जिसमें हम 25% अनुदान देंगे और उसकी यूनिट कॉस्ट लगभग 49 से 50 लाख होगी, और उसको इंटरेस्ट सब्सिडी भी देंगे। और वो एक किसान यदि उसके पास जमीन की उपलब्धता है तो वो 8 यूनिट तक ले सकता, मतलब 200 गाय या 200 भैंस तक वो ले सकता है। उसकी हमारी कार्य योजना तैयार हो गई, बहुत जल्दी उसको हम नीचे उतार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का कहा करते हैं कि हम 200 गाय 200 भैंस, इसलिए कि बड़ी जब तक वो नहीं होंगी तो इसलिए कि रोजगार भी जनरेट होगा, इससे हमारा दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा। ये तो आप घरेलू उपयोग में ही इस्तेमाल, थोड़ा बहुत काम करने के लिए हम चाहते जो हमारा डबल हो, तो उसके लिए तो हमको बड़े काम करना पड़ेंगे। तो एक तो ये हम कर रहे हैं, दूसरा 5 रुपये लीटर बोनस देने का काम भी करेंगे, जिससे किसान को अधिक पैसा मिले। बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता है कि किसान की आय के लिए, जैसे अगर हम पिछली बात करें, कुछ आपको इसलिए पिछली बात करना आवश्यक हो कि जो हमारी नई जनरेशन कभी सुनती है तो उसको पता ही नहीं होता कि हमारे पहले क्या स्थिति थी। आज से 20 साल 25 साल पहले क्या हालत होती थी, मतलब हालत से मतलब किस परिस्थितियों में काम करता था, और आज वही आदमी किन परिस्थितियों में है। तो एक ये जो ड्रास्टिक चेंज आया, बड़ा भारी बदलाव आया, वो बदलाव में सरकार की बहुत अहम भूमिका है, कुछ योजनाओं की अहम भूमिका है, और उन योजनाओं के कारण बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही। जैसे अगर एक हम छोटी सी बात करें कि पहले वही किसान जिसके पास 40 एकड़ 50 एकड़ जमीन थी, आज उसका बंटवारा होगा पतला 10 एकड़ बची, लेकिन उस समय उसके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती। आज हर घर में जितने लोग होते हैं मोटरसाइकिल हैं, और बहुत सारे घरों में आज गांव में हम देखेंगे तो 4 व्हीलर एक गांव में कम से कम 10 12 15, बड़े गांव में 20 4 व्हीलर। एक फार्मर के पास 2 3 ट्रैक्टर देख रहा हूं मैं कि मतलब अब आम बात हो गई। 2 ट्रैक्टर। पहले एक बड़ा सपना होता था कि ट्रैक्टर लेना। मैं तो बैंक में था तो मैं जानता हूँ 80,000 रुपए का ट्रैक्टर आता था, सामान सहित सारा, मतलब ट्रैक्टर भी, ट्रॉली भी, कल्टीवेटर भी, सीडल भी मिला के 80,000 रुपए का आता था, और उसकी इंस्टॉलमेंट 8,000 रुपए होती थी में इंटरेस्ट के, और वो किसान चुका नहीं पाता था, इंस्टॉलमेंट भर नहीं पाता था, डिफॉल्टर हो जाता था, क्योंकि उस समय उतना प्रोडक्शन ही नहीं था। गेहूं निकल रहा, पता लगा 6 बोरे निकल रहा, लागत ही नहीं खड़ी हो रही,
और उस समय तो और पहले या उस समय ये कहे कि भाव भी नहीं मिल पा रहा था किसान को। भाव भी नहीं मिलता था और साथ साथ प्रोडक्शन भी नहीं था, प्रोडक्शन दोनों ही चीजें नहीं थी। एक तो कोई गेहूं तो कोई पूछता नहीं था, खरीद किसान जितना पैदा कर ले तो पता लगा बिक ही नहीं रहा उसका। आज देखिए सरकार ने जो खरीद से किया है उससे किसान को बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल समर्थन मूल्य पे जो खरीद कर रहे हैं उससे बहुत फायदा हुआ कि एक तो उससे कम पैसा में बाजार में नहीं जाएगा वो। और आज आप देखिए कि एक साल ही हुआ, हमने पिछली बार जब 2125 रुपए में खरीद रहे थे, आज 2600 रुपए में खरीद रहे हैं, तो कितना बढ़ गया। एक साल में लगभग 400 और 350 से 400 रुपए का फर्क आ गया। और हमारी सरकार कटिबद्ध है 2700 रुपए खरीदने में। अब लोग कहते साहब आपने 27 रुपए खरीदा नहीं, हमने कमिट किया था 5 साल में आपका, हमारी कोई भी घोषणा होती तो 5 साल में पूरी करने की होती है। सरकार जो अपना घोषणा पत्र करती है उसमें है कि हम 5 साल में इतने ये काम करेंगे। अच्छा चलिए, अब आप मंत्री बन गए हैं, पहले लोगों से आपका रोज मिलना जुलना ज्यादा था, अब किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता नहीं क्या आपका इसको लक कहें क्या कहें, 2-2 जिलों की जिम्मेदारी आपको दी है, 2-2 जिले के प्रभारी आपको बनाए। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। ये आप मैनेज कैसे करते हैं कि आप लोगों से क्या अब उतना मिलना जुलना हो पाता है? अब किस तरह से लोग अपनी शिकायत लेके आ पाते हैं? नहीं, मैंने सिस्टम ये बनाया, मेरा ऑफिस है, ऑफिस में पूरा लोग बैठते हैं, सब किसी को भी है आप ऑफिस में। दोनों जिलों में आपने बना दिया है? नहीं, दोनों उन जिलों में तो मैं समय समय पे जाता हूँ, मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ। अच्छा। उन जिलों में भी मैंने एक आदमी बिठा रखा है आपने, कोई भी किसी को है तो उसको दे दो, वो मेरे पास आ जाएगा, उसमें जो भी कलेक्टर या एसपी या जिसको भी दिशा निर्देश देना है, दिशा निर्देश बराबर जारी होते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कोई भी बात होती तो कलेक्टर एसपी रिपोर्टिंग भी बराबर करते हैं। मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ, क्योंकि वहां कोई चीज होगी तो रिएक्शन उसका यहाँ तक है। बिल्कुल तो बराबर है। क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है तो हम 3 दिन भोपाल रहते हैं, सोमवार मंगल और बुध, क्योंकि मंगलवार को हमारी कैबिनेट होती है जी। और मिलने मिलाने वालों से जो प्रदेश से लोग आते हैं उनके लिए समय 4 दिन हमारा क्षेत्र में होता है। और उसके बीच में एक दिन कभी दौरे पे इधर चलेगा, कभी उधर चलेगा, किसी जिले में। प्रभार के जिले के अलावा भी कल मैं रायसेन जिले में था पूरा दिन भर। अब वो तो पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी आपकी है, प्रभार पर इसीलिए फोकस था कि वो आपको जिम्मेदारी अलग से दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, समय पूरा दे रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय मतलब हमें अच्छा लगता है, घूमना फिरना, लोगों की मदद करना, लोगों से बात करना में अच्छा लगता है। और मैं फिर भगवान को धन्यवाद कहता हूँ, मैं सारी जिम्मेवारियों से निवृत्त हूँ, फ्री, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फ्री हो गया, तो मैं वैसे ही फ्री होके काम कर रही हूँ, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, सब जिम्मेवारियों से निवृत्त हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अब प्रदेश के लोगों को भी जिस तरह से इस तरह के मंत्री मिले हैं कि उन्हें किसी तरह की समस्याएं नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर वो, उनका सिर्फ फोकस इस पर है किस तरह से विभाग को दुरुस्त किया जाए, योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा सब जानकारी ली और पब्लिक तक पहुँचाएंगे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।